नमस्कार। कक्षा 11 के रसायन विज्ञान के बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के पहले वीडियो में आपने द्रव्य और उसके विभिन्न प्रकारों का अध्ययन किया, उसके वर्गीकरण का अध्ययन किया, भौतिक आधार पर वर्गीकरण किया, रासायनिक आधार पे, और विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं आपको बताई गई द्रव्य के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम क्या होते हैं? 18वीं शताब्दी के अंत तक रसायन विज्ञान की जो क्रियाएं होती थी, जो क्रियाकलाप होते थे, वो एक निश्चित नियमों के अंतर्गत होते थे। उन निश्चित नियमों को इकट्ठा करके एक जगह रखा गया और उन्हीं को बताया गया रासायनिक संयोग के नियम। ये नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो इस प्रकार है। इसमें पहला नियम जो आया ये है द्रव्यमान संरक्षण। द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य की अविनाशिता का नियम। इस नियम का प्रतिपादन लिवोसिए ने किया। इनसे आप भली भांति परिचित हैं। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि लिवोसिए को फादर ऑफ द केमिस्ट्री भी कहा जाता है। दूसरा नियम है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इस नियम का प्रतिपादन प्राउस्ट ने किया था। तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम। इस नियम का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया। चौथा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम। इस नियम का प्रतिपादन रिचर नाम के साइंटिस्ट ने किया। इसको लॉज ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन कहते हैं, इसको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहा जाता है। एक और नियम है इसमें गे-लुशैक के गैसीय आयतन। गे-लुशैक के गैसीय आयतन का नियम। इस नियम का प्रतिपादन गे-लुशैक ने किया था। तो इन नियमों को ही रासायनिक संयोग के नियम कहा जाता है। इन नियमों को हम डिटेल में एक एक करके स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम मतलब मास इज कंजर्व, इट नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जब कहीं पर कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के फलस्वरूप बने उत्पादों के कुल द्रव्यमानों के सदैव बराबर होता है। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये डिकम्पोज हो जा रहा है CaCO2 में। ये तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया में CaCO3 ये है आपका रिएक्टेंट्स, अभिकारक जिसको बोलते हैं। इस तरफ जो भाग लेते हैं उनको बोला जाता है अभिकारक,
और ये अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को बोला जाता है उत्पाद। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के सदैव बराबर होना चाहिए। तो चेक करते हैं हम कि बराबर है या नहीं। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास जो होता है 40, कार्बन 12 और 3 × 16, ये 40 + 12 + 48 = 100 ग्राम। इसका एटॉमिक मास जो है 100 ग्राम, इसका 40 + 16 = 56 ग्राम, एंड ये 12 + 16 × 2, 12 + 32 = 44 ग्राम। और इनका अगर हम टोटल करें तो 56 + 44, this is also 100. It means mass is conserved. When any reaction take place, then total mass of reactants is equal to total mass of product. Next, law of definite proportion. स्थिर अनुपात, स्थिर अथवा निश्चित अनुपात का नियम कहा जाता है। स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, इसका प्रतिपादन प्राउड्स ने किया था। ये हो गया निश्चित, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उपस्थित तत्वों का भारानुसार अनुपात, प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उपस्थित तत्वों का भारानुसार अनुपात सदैव निश्चित होता है, भले ही उन्हें किसी भी सोर्स से क्यों न प्राप्त किया जाए। किसी रासायनिक यौगिक में उपस्थित तत्वों का भारानुसार अनुपात सदैव निश्चित होता है, भले ही उन्हें हम विभिन्न प्रकार के स्रोतों से ही क्यों न प्राप्त करें। जैसे जल है H2O, इसको हम नदियों से, कुओं से, समुद्र से, वर्षा के जल से इत्यादि से प्राप्त करते हैं। वायुमंडल में भी आपके है वाष्प की बूंदों के रूप में, जल वाष्प के रूप में। तो H2O में हाइड्रोजन के 2 एटम, तो इसका अनुपात हो जाएगा 2:16 या 1:8। तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भारानुसार अनुपात है वो 1:8 है। अब इसका मतलब ये हुआ कि कहीं से भी अगर हम जल को प्राप्त करेंगे, कहीं से भी अगर हमको जल मिलता है, चाहे वो कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, चाहे वो कहीं से भी हम कोई सोर्स लगाते हैं, कहीं से भी प्राप्त करते हैं, तो जल जो हमको मिलेगा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात सदैव 1:8 ही होगा, ये बदलता नहीं है। इसीलिए इसको बोला जाता है स्थिर अथवा निश्चित अनुपात का नियम। ये जो प्रोपोर्शन है ये सदैव निश्चित होता है। जैसे CO2 है आपका, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन 12 रेशियो 32, 4 3 12, 4/32, 3 रेशियो 8। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में हम अगर कार्बन और ऑक्सीजन का भारानुसार अनुपात की बात करें तो ये 3:8 है। अब कार्बन डाइऑक्साइड विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जित होता है, हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, CO2 छोड़ते हैं। वाहन जितने हैं आपके, चिमनियों के धुएं
जो है चूल्हों से, कहीं भी कोई ईंधन दहन होता है, जल रहा है कोई ईंधन, वहाँ से भी CO2 निकलती है। जानवर जो हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो विभिन्न स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। सभी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होगा वो सदैव 3:8 ही होगा। ऐसा नहीं है कि इस स्रोत से मिला तो इसमें बदल जाएगा, इससे मिला तो कुछ और हो जाएगा, ये नहीं होता है। प्रत्येक यौगिक में जो उसमें तत्व उपस्थित होते हैं उनका अनुपात सदैव निश्चित होता है। इसी को निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। समझ में आ गया होगा ये। आगे चलते हैं। गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, ये थर्ड है। गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, इसका प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था। जॉन डाल्टन ने किया। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, दो तत्व आपस में संयोग करके एक से अधिक तत्व बनाते हैं, तो एक तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में एक सरल गुणित अनुपात होता है। जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन दो तत्व हो गए, ये आपस में क्रिया करके दो यौगिक देते हैं आपको, CO और CO। CO में C व O का अनुपात ये हो जाएगा 12:16, और CO2 में C व O का अनुपात 12:32 ये होता है। तो यहां आप देख रहे हैं कार्बन की मात्रा निश्चित है, लेकिन ऑक्सीजन के द्रव्यमानों में एक सरल गुणित अनुपात है 16 दूना 32, 1:2। इसमें 16 लगा तो इसमें 32 लगा। तो गुणित अनुपात का नियम यह है कि जब दो तत्व आपस में क्रिया करके एक से अधिक यौगिक बनाए, तो एक तत्व की निश्चित मात्रा के साथ, कार्बन की मात्रा निश्चित है, उसके साथ संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में एक सरल गुणित अनुपात होता है। यहां 16:32 आएगा। CO और CO2 में, CO व CO2 में ऑक्सीजन का अनुपात बराबर 16:32, 1:2, जो सरल गुणित अनुपात है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें, इसको ध्यान से देख लीजिए। एक और देखते हैं इसमें, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर संयुक्त होकर वे N2O, N2O, NO, N2O3, NO2 और N2O5, ये 5 ऑक्साइड बनाते हैं। नाइट्रोजन व ऑक्सीजन परस्पर क्रिया करके ये 5 ऑक्साइड बनाते हैं। इन पांचों ऑक्साइडों में NO2 में N व O का अनुपात पता किया जाए तो आएगा ये
नाइट्रोजन 14, 2 मॉलिक्यूल हैं तो 28:16। NO में N व O का अनुपात, अगर हम इसको, यह आएगा 14:16, या इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 28:32। NO3 में अनुपात ये आएगा 28:48। NO2 में N व O का अनुपात निकाला जाए तो आएगा ये 14:32, या 2 से मल्टीप्लाई करिए तो आएगा 28:64। और N2O5 में N व O का अनुपात ये आपका हो जाएगा 28:80। अब आप इन चारों ऑक्साइडों में, पांचों ऑक्साइडों में देखिए, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा फिक्स है, सब में कितनी है 28 ग्राम। लेकिन इनके साथ संयोग करने वाले ऑक्सीजन के द्रव्यमानों को देखिए, 16, 32, 48, 64, 80। 16 दूना 32, 3 48, 4 के 64, 25 80। अर्थात इन यौगिकों में इनका अनुपात जो आ रहा है 16:32:48:64:80 बराबर 1:2:3:4:5, जो एक सरल गुणित अनुपात को प्रदर्शित करता है। यानी जब दो तत्व परस्पर क्रिया करके एक से अधिक यौगिक बनाएंगे तो एक तत्व के निश्चित मात्रा के साथ संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में एक सरल गुणित अनुपात होता है। जॉन डाल्टन ने इस नियम का प्रतिपादन किया था। इसमें 2 एग्जाम्पल हमने देखा। समझ में आया? इन चीजों को आप बहुत बारीकी से नोट कर लीजिए। डेफिनेशन जो बताई जा रही है उनको सुनकर नोट बनाते रहिए। अब इसके बाद आपका आता है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इस नियम का प्रतिपादन रिचर ने किया था। रिचर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया। उन्होंने बताया कि जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व के एक निश्चित मात्रा से संयोग करके यौगिक बनाते हैं, जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व के एक निश्चित मात्रा के साथ संयोग करके यौगिक बनाते हैं, तो उन यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात वही होता है जो ये आपस में क्रिया करके यौगिक बनाते हैं। जो अनुपात उसमें होता है वही अनुपात या उसका पूर्ण गुणज अनुपात उन अलग अलग यौगिकों में होता है। उदाहरण देखिए, जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। केयरफुली समझिएगा, एग्जांपल से ही क्लियर होगा। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 2 अलग अलग तत्व हैं। ये एक तीसरे तत्व कार्बन, एक तीसरा तत्व है कार्बन, कार्बन के साथ संयुक्त होता है उसके निश्चित मात्रा के साथ। हाइड्रोजन कार्बन के साथ संयुक्त होकर बनाता है CH4 मीथेन, और ऑक्सीजन कार्बन के साथ संयुक्त होकर बनाता है CO2। अब
इन दोनों तत्वों में देखिए, इन दोनों तत्वों में कार्बन की मात्राएं निश्चित हैं। इसमें भी एक कार्बन, इसमें भी एक है, इसमें भी 12 ग्राम, इसमें भी 12 ग्राम। तो कार्बन के निश्चित मात्रा जब दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करके यौगिक बनाते हैं, तो उन तत्वों में जो अनुपात होता है वही अनुपात अगर वे आपस में भी संयुक्त हों तो भी होगा। जैसे ये देखिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये कार्बन, इसके साथ संयुक्त होकर बनाया CH4, इसके साथ बनाया CO2। तो CH4 में C व H का अनुपात ये क्या हो जाएगा, 12:4। CO2 में C व O का अनुपात 12:32। इन दोनों यौगिकों में CH4 व CO2 में H/O बराबर, H कितना, 4:32, या इसको कर सकते हैं 1:8। ये हो गया। अब देखिए ये रूल कहता है, ये दोनों तत्व इसके निश्चित मात्रा के साथ संयुक्त हुए और उनमें इन दोनों तत्वों का अनुपात जो आया 1:8 आया। अब अगर ये आपस में संयुक्त होते हैं, कौन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये आपस में अगर संयुक्त होते हैं तो इनका अनुपात भी 1:8 या इसका पूर्ण गुणज होगा। जैसे अब ये आपस में संयुक्त होकर क्या बनाएंगे, H2O में H व O का अनुपात बराबर 2:16, या इसको लिख सकते हैं 1:8। अब यहां जो अनुपात आया वही अनुपात यहां आया, यहां इक्वल आ गया। ये इसका मल्टीपल भी आ सकता है, सेम उसी अनुपात में रहेंगे या उसके पूर्ण गुणक अनुपात में रहेंगे। फिर से इसकी डिफिनेशन जान लीजिए, दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से जब संयोग करते हैं तो उनके द्रव्यमानों में वही अनुपात होता है या उसका पूर्ण गुणज अनुपात होता है जो वो आपस में संयुक्त करके यौगिक बनाते हैं, जो अनुपात उसमें होता है। इस वीडियो में इतना ही, आगे